आज हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अध्ययन करेंगे, जो मेंडल का सेकेंड लॉ है और ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि मेंडल ने 1856 टू 1863 तक गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट किया और उससे जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उसको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के फॉर्म में 1866 में पब्लिश किया। और जो रिजल्ट मिला था मेंडल के एक्सपेरिमेंट से गार्डन पी पे जो रिजल्ट मिला था उसके आधार पर उन्होंने 4 पास्टुलेट दिया था, जिसमें हम 3 पास्टुलेट पिछले वीडियो में अध्ययन किए थे। आज चौथा पास्टुलेट जैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के फॉर्म में 4th पास्टुलेट का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम जो 3 पास्टुलेट था उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे उन्होंने पहला पास्टुलेट यह दिया कि कोई भी कैरेक्टर, प्रत्येक कैरेक्टर, ईच कैरेक्टर एक पेयर यूनिट फैक्टर से कंट्रोल होता है। जैसे स्टेम हाइट में जानते हैं टाल और ड्वार्फ 2 ट्रेट्स होते हैं, वो 2 यूनिट फैक्टर से कंट्रोल हो रहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी, यह टाल के लिए और ये ड्वार्फ के लिए। और उस समय आप जानते हैं आज उसी यूनिट फैक्टर्स को हम मेरिल्स बोलते हैं। मेंडल चूँकि जीन को फैक्टर बोलते थे और वहीं आज फैक्टर्स जीन कहलाता है। देखिए सेकेंड पास्टुलेट उन्होंने ये बताया कि अगर किसी भी इंडिविजुअल में अगर 2 डिफरेंट यूनिट फैक्टर्स, एक ही जीन के 2 डिफरेंट यूनिट फैक्टर्स हैं तो वह एक ही एक्सप्रेस करेगा अपने को, दूसरा एक्सप्रेस नहीं करेगा। जो एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट कहलाएगा, जो नहीं एक्सप्रेस करेगा वो रिसेसिव कहलाएगा। थर्ड पास्टुलेट उन्होंने दिया, थर्ड पास्टुलेट जो था वही फर्स्ट लॉ कहलाता है मेंडल का, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सिग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। ये जो थर्ड पास्टुलेट उन्होंने, जैसे क्या है, टाल प्लांट ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस कराया तो F1 इक्वल टाल ही दिखा, तो उन्होंने सोचा कि ये ड्वार्फ प्लांट कहाँ चला गया, इसका फैक्टर्स कहाँ गया, स्मॉल टी, ये कहीं खत्म हो गया या तो ब्लेंड कर गया, मिक्स कर गया। उसके लिए उन्होंने इसकी सेल्फिंग की। सेल्फिंग करने के बाद F2 में यही ड्वार्फ प्लांट फिर दिखाई दे दिया। पिछले वीडियो में हम लोग अध्ययन किए थे। तो इस रिजल्ट के बेसिस पे उन्होंने यह बताया कि जो यूनिट फैक्टर्स होते हैं, जो एक जीन के यूनिट फैक्टर्स हैं, 2 यूनिट फैक्टर्स हैं एक जीन के, वो गैमेट फॉर्मेशन के समय अलग अलग हो जाते हैं। इसी को लॉ ऑफ सिग्रीगेशन बोलते हैं। मतलब जो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन था वह एक जीन के यूनिट फैक्टर्स या तो एलील्स के वो कैसे सेपरेट होता है, एक जीन के जो 2 फैक्टर्स हैं वो कैसे सिग्रीगेट होते हैं, कैसे अलग होते हैं और वो गैमेट्स में जाते हैं, गैमेट्स फिर मिक्स करके इंडिविजुअल बनाता है, जाइगोट बनाता है। यह बताता है आपका लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, जिससे फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आता है, जीनोटाइपिक रेशियो 1:1। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित ये सभी पास्टुलेट थे। तो मेंडल के माइंड में आया कि एक अगर हम क्या है 1 कैरेक्टर लेते हैं तो वह फिनोटाइपिक रेशियो उसका F2 में 3:1 आता है, जीनोटाइपिक 1:1 आता है। अगर हम 2 कैरेक्टर एक साथ क्रॉस कराएं तो उसमें कैसे वो रिस्पांस करते हैं, कैसे वो डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे, उसको देखने के लिए उन्होंने क्या किया कि 2 कैरेक्टर लिया P में, ठीक है। इसलिए जैसे उसका मतलब उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया उन्होंने, द्विसंकर क्रॉस कराया। द्विसंकर क्रॉस में जैसे उन्होंने लिया पहले आपका शेप ऑफ सीड का शेप लिया, आकृति मतलब। दूसरा
कलर ऑफ सीड, या तो हम कह सकते हैं कॉटिलीडन का, कॉटिलीडन का उन्होंने क्या लिया, कलर लिया। शेप में जानते हैं दो तरह का शेप होता है, राउंड गोल और रिंकल्ड। जैसे इसको हम आर से डिनोट करेंगे, इसको स्मॉल आर से, और ये डोमिनेंट है और ये क्या है, रिसेसिव है। ठीक, फिर कलर ऑफ सीड, इसमें आपका क्या होता है, इसका डोमिनेंट येलो पीला, इसको वाई से, ये भी डोमिनेंट है, और इसका ग्रीन स्मॉल वाई, यह क्या है, रिसेसिव। ये 2 कैरेक्टर्स उन्होंने लिया और उसका क्रॉस कराया गया, हाइब्रिड क्रॉस को। तो देखिए क्रॉस कराते हैं इसको। पहले मेंडल ने कैसे क्रॉस कराया, पेरेंट को हम पी से दिखा रहे हैं, आर राउंड और वाई वाई, ये चूंकि डिप्लॉयड होते हैं, एक को मान लिए मेल है, और इसका क्रॉस किससे कराया, इसको आप फीमेल दिखा दीजिए, और ये मेल, इसका रिसेसिव क्या होगा, रिंकल्ड, और ये स्मॉल वाई वाई है। इस तरह से इंडिविजुअल क्या हुआ, राउंड येलो, जो सीड था कैसा था, राउंड येलो लिया उन्होंने, और ये रिंकल्ड ग्रीन लिया। इसमें अब जानते हैं क्या होगा, इसमें गैमेट आर और एक वाई, यह गैमेट बना। इधर गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह से जो F1 इंडिविजुअल बनेगा फर्स्ट जनरेशन का, वो क्या बनेगा, आर वाई वाई। यह फिनोटिपिकली कैसा दिखता है, राउंड येलो, माने राउंड का मतलब गोल पीला, ये दिखेगा। ठीक, अब इसमें 2 जीन है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में इसमें कितने 2 कैरेक्टर्स पहले तो एक साथ कंसीडर किया जाता है, और इसमें 2 जीन, ठीक है, एक राउंड को कंट्रोल कर रहा है और एक उसके शेप को कंट्रोल कर रहा है और उसके कलर को। फिर उन्होंने क्या किया, उसकी सेल्फिंग की। सेल्फिंग मीन्स स्व परागण कराया, स्वपरागण कराया। तो अब जानते हैं इसमें गैमेट्स कितने तरह के बनेंगे, 4 टाइप्स के। गैमेट बनने के लिए एक फार्क लाइन मेथड भी आपको याद कर लीजिए। जैसे पहला ये ले लीजिए आर स्मॉल आर, ठीक, इस तरह से। फिर दूसरा ले लीजिए, इसको वाई स्मॉल वाई, वाई स्मॉल वाई। इसका गैमेट आप बना सकते हैं आर वाई, और फिर आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल। ये 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। फार्क लाइन मेथड है गैमेट बनाने का, मैं बताया था एक फार्मूला भी, यह 2 की पावर n, ठीक है। ये सब एक बार बताया जा चुका है। तो इसमें गैमेट्स क्या बनेंगे, इधर हम दिखा देंगे फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट ये 4 टाइप्स के हैं। आर वाई गैमेट्स को जानते हैं आप, सर्कल से दिखाया जाता है, एक आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर। ये गैमेट फीमेल बना दिए। इधर हम दिखा देंगे मेल गैमेट, ठीक, मेल गैमेट भी वही होगा, आर वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, तो गैमेट बन गए, ठीक। अब हम चेकर बोर्ड ही बनाएंगे, ठीक। ये सब आप
पढ़े हैं एक बार, लेकिन चूंकि ये लॉ पढ़ना है तो आपको यहाँ पे जरूरी है। देखिए अब पॉसिबल जाइगोट दिखाएंगे हम इसमें पनेट स्क्वायर में। ये आर आर वाई, ये क्या है, राउंड एलो है। तो इस तरह से देखें आप, तो ये आपका हो क्या गया, राउंड एलो। इसको हम गोले से ऐसे दिखाएंगे, हमको काउंट करने में थोड़ा सा आसानी होगी। फिर यह और ये आर आर वाई वाई, ये राउंड एलो है। आर स्मॉल आर कैपिटल वाई राउंड एलो। आर स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई, ये भी क्या होगा, राउंड एलो। फिर इसको देखते हैं, आर आर वाई स्मॉल वाई राउंड एलो, क्योंकि ये आपका राउंड डोमिनेंट है आर, और ये कैपिटल वाई एलो भी डोमिनेंट है, इसलिए राउंड एलो होगा। आर आर वाई वाई, दोनों देखिए स्मॉल वाई हो गया। ये हो गया राउंड, ये हो गया राउंड ग्रीन, क्योंकि ये स्मॉल वाई है तो ग्रीन हो गया। ये आपका इस तरह से हम देख सकते हैं, ये हो गया राउंड ग्रीन। चलिए फिर आर स्मॉल आर, फिर वाई स्मॉल वाई, ये भी राउंड येलो। फिर आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कैसा हो गया, राउंड ग्रीन हो गया, स्मॉल वाई है। फिर देखिए आर स्मॉल आर वाई वाई राउंड येलो। आर स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई, ये भी राउंड येलो। आर आर वाई वाई, ये कैसा होगा आपका, एक नया कैरेक्टर दिखाई दिया, रिंकल्ड येलो, ठीक, रिंकल्ड येलो, ठीक। फिर देखते हैं आर आर वाई स्मॉल वाई, ये भी क्या है आपका, रिंकल्ड येलो है, इसको हम डिवीजन करते हैं, रिंकल्ड येलो। फिर देखते हैं आर आर वाई वाई, ये भी राउंड येलो। आर आर वाई वाई, ये आपका कैसा है, राउंड ग्रीन, ये राउंड ग्रीन है। अब देखिए ये स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कैसा है, रिंकल्ड येलो, क्योंकि कैपिटल वाई क्या है, डोमिनेंट है। देखिए और फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल, ये क्या है, रिंकल्ड ग्रीन, ये क्या आ गया, रिंकल्ड ग्रीन। तो इस तरह से रेशियो देखेंगे आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड येलो है। राउंड ग्रीन कितने हैं, 1 2 3, और रिंकल्ड येलो कितने हैं, 1 2 3, और रिंकल्ड ग्रीन कितना है, 1। तो आप ये देखें कि जैसे फिनोटिपिक F2 रेशियो क्या है, 9 3 3 1। मेंडल जो क्रॉस किए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, फिनोटिपिक रेशियो F2 में 3 1, जीनोटिपिक रेशियो 1 2 1 आ रहा था, यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9 3 3 1 आ गया F2 रेशियो, ठीक। और ये आप देखेंगे कि ये तो पेरेंटल है, पेरेंटल माने जनक जैसा है। आप देखिए ये राउंड येलो, ठीक, और एक ये भी है पेरेंटल, हम पी से सीधे दिखाएंगे आगे। तो पेरेंटल है रिंकल्ड ग्रीन, ये आपका 2, लेकिन ये 2 देखेंगे आप तो, एक राउंड ग्रीन,
राउंड के साथ येलो था, जबकि यहाँ राउंड के साथ क्या आ गया, ग्रीन। ये दोनों रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट मतलब नया कॉम्बिनेशन बना। रिंकल्ड येलो, ये येलो जो था यहाँ राउंड के साथ था, जबकि ये येलो किसके साथ आ गया, रिंकल्ड के साथ आ गया। तो इससे मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस जो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट क्यों कहा, आप यहाँ देख रहे हैं जो दो नया कॉम्बिनेशन बना, जो राउंड के साथ येलो था, यहाँ पे राउंड के साथ ग्रीन भी आ गया, ठीक। और जो रिंकल्ड के साथ ग्रीन था यहाँ, वो रिंकल्ड के साथ येलो भी आ गया। तो मेंडल ने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि जो माने यहाँ दो जीन है, एक राउंड का है और ये आपका माने ये हम कहते हैं कि इसको ये शेप का आर ये क्या है, शेप का है, सॉरी हाँ, माने बीज की आकृति सीड के शेप का है, और यह जो होता है इसके कलर का है। तो उसने जैसे इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में यही देखना चाह रहे थे वो कि एक जीन का जो सेपरेशन है, एक जीन का सेपरेशन दूसरे जीन के सेपरेशन से वो कैसे डिपेंड होता है, उस पर कैसे डिपेंड होता है। तो उन्होंने कहा कि एक जीन का सेपरेशन माने अगर हम क्या है दो कैरेक्टर साथ साथ लेते हैं, तो एक जीन का सेपरेशन दूसरे जीन के सेपरेशन पे डिपेंड, तब दूसरे जीन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। उसी को हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट बोलते हैं। या तो उसको डिफिनीशन माने इजीली डिफाइन किया जाता है कि अगर किसी भी हाइब्रिड में दो कैरेक्टर्स हैं, तो एक कैरेक्टर का सेपरेशन, या तो हम कहते हैं कि असार्टमेंट, सेपरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, असार्टमेंट, मतलब वन कैरेक्टर असार्टमेंट, या तो सेपरेशन ऑफ वन कैरेक्टर इंडिपेंडेंट टू अदर कैरेक्टर। यही मेन डिफिनीशन इसका यही है कि एक माने वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर का सेपरेशन असार्टमेंट दूसरे कैरेक्टर के असार्टमेंट से क्या होता है, वो अलग होता है, माने इंडिपेंडेंट टू अदर कैरेक्टर्स, उससे उसका कोई निर्भर नहीं। तो फिर राउंड के साथ येलो ही रह जाता है और रिंकल्ड के साथ ग्रीन, ये दो नए कॉम्बिनेशन नहीं बनते। तो इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट कहते हैं। जैसे मोनोहाइब्रिड, ये आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित होता है, और ये आपका इंडिपेंडेंट असार्टमेंट जो होता है, यह जो होता है आपका नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेपरेशन से होता है, ठीक है। जो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, जैसे आपका ये है, अगर मान लीजिए Y है और स्मॉल y है और R है ये स्मॉल r, तो ये जो दो जीन है ये अलग अलग क्रोमोसोम पे पाए थे। यह एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये भी होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ये लेकिन इनका ये क्या आपका, यह आपका कहता है एनाफेज फर्स्ट पे, मियोसिस का आप पढ़े होंगे, एनाफेज फर्स्ट पे यह किस तरह से अरेंज है, ओरिएंटेड है, ठीक है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है गैमेट्स में, उसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर यही दो जीन अगर एक ही पे होते तो इनके 50 माने अभी आप टेस्ट क्लास देखेंगे तो उसमें 50% क्या आएगा आपका रिकॉम्बिनेंट, 50% पैरेंटल, उसकी फ्रीक्वेंसी 50% रिकॉम्बिनेंट की नहीं आती टेस्ट क्रॉस में। इसका मतलब जो मेंडल ने जो दो जीन सेलेक्ट किया डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए, इंडिपेंडेंट असार्टमेंट दिया, उसके जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, अभी हम लोग देखेंगे। अगर वो एक ही पे होते तो शायद वो
नहीं उनका आपका इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का रिजल्ट उस तरह से नहीं आता। उसमें जैसे पूछता है मेंडल लिंकेज क्यों नहीं पाया, क्या लिंकेज क्या है, थोड़ा सा मैं उसका इसी से रिलेटेड है चूँकि, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे यहीं पे। जैसे देखिए अगर हमको इसी का टेस्ट क्रॉस करना हो, जैसे तो F2 था, ये क्या था, F2 सेल्फिंग से कराए हैं। अगर हमको इसी का क्या करना हो, जैसे ये है RY स्मॉल y, अगर इसकी हमको टेस्ट क्रॉस कराना हो, टेस्ट क्रॉस करने के लिए इसके रिसेसिव से जाकर क्रॉस कराइए, RY चलिए RY क्रॉस। इसमें गैमेट कितने तरह का बनेगा, एक मिनट, गैमेट स्मॉल r एक ही तरह का बनेगा, जबकि इसमें गैमेट्स आप जानते हैं 4 टाइप्स का बना था, R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, ये 4 टाइप के गैमेट बने। तो इस तरह से अगर देखें, और जबकि इसमें टेस्ट क्रॉस में एक ही तरह का बनेगा, इसमें रिसेसिव से R स्मॉल y। ये देखिए RY स्मॉल y, ये कैसा होगा आपका राउंड येलो, ठीक। ये कैसा RY, ये कैसा हो गया राउंड ग्रीन हुआ। फिर RY स्मॉल y, ये रिंकल्ड और येलो, और फिर ये RRY, ये हो गया रिंकल्ड और ग्रीन। तो इस तरह से देखें कि राउंड येलो ये है और रिंकल्ड ग्रीन है, ये पेरेंटल है, पी से हम दिखा रहे हैं तो पेरेंट जैसे दिख रहे हैं। जबकि ये देखिए राउंड के साथ यहाँ पे क्या आ गया, ग्रीन आ गया, और रिंकल्ड के साथ येलो, ये दोनों क्या है रिकॉम्बिनेंट। तो देख रहे हैं 50% क्या है रिकॉम्बिनेंट और 50% 25A ये क्या है पेरेंटल है। इस तरह से यहाँ रिकॉम्बिनेंट टेस्ट क्लास में क्या था, डाइहाइब्रिड क्रॉस में, डाइहाइब्रिड क्रॉस के टेस्ट क्लास में रिकॉम्बिनेंट 50% और पेरेंटल भी कितना होता है 50% होता है। तो इस तरह से होता है इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि लिंकेज क्या होता है। लिंकेज अगर दो जीन, जैसे यहाँ पे तो अलग अलग क्रोमोसोम पे है, यह एक क्रोमोसोम एक है, इस पे Y जीन है और इस पे R जीन है। अगर यह एक ही जीन पे पाए जाएं तो अगली पीढ़ी में भी साथ साथ ही जाना चाहते हैं। लिंकेज क्या है, अगर दो जीन, अगर मान लीजिए क्या है, अगर ये दो जीन A और B अगर एक जनरेशन में, जैसे फर्स्ट जनरेशन में साथ साथ हैं, इनकी कैपेसिटी होती है कि ये साथ साथ ही रहे अगले जनरेशन में भी, F2 में भी इनके, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं लिंकेज, सहलग्नता। तो कहा जाए कि मेंडल लिंकेज क्यों नहीं, लिंकेज का मतलब होता है कि ये रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी 50 से कम होने लगेगी टेस्ट क्रॉस में, ठीक है। जब रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी, लिंकेज में क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी लेस देन 50% से कम होती है, जो कि टेस्ट क्लास में 50% होती है। क्योंकि जो अगर दो जीन साथ साथ हैं तो अगली पीढ़ी में भी साथ साथ जाना चाहेंगे तो पेरेंटल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। तो उसको हम समझाना चाहते हैं आपको कि इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। तो मेंडल क्यों लिंकेज नहीं पाए, मेंडल लिंकेज क्यों नहीं पाए, उसके लिए पूछा जाता है। जैसे तो मेंडल जैसे क्या बहुत भाग्यशाली रहे कि जो उन्होंने क्या है 7 पेयर कैरेक्टर चूज किया, वो 4 क्रोमोसोम पे पाए जाते थे, ठीक। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1 पे जैसे क्या है आपका
सीड कलर, सीड कलर जो हम यूज नहीं किए हैं अभी, ये सीड कलर जो था उसका जीन जो था क्रोमोसोम 1 पे था, और इसी क्रोमोसोम 1 पे, एक ही पे, इसी पे फ्लावर कलर का भी जीन था इसी पे 1 पे। फिर आपका चौथे पे भी कुछ जीन पाए जाते हैं, जैसे स्टेम हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन क्रोमोसोम 4 पे स्टेम हाइट और इसी क्रोमोसोम 4 पे ही था, और पॉड का शेप जो होता है वो भी इसी पे था, फूल जो होता है ना, फूल कॉन्स्ट्रिक्टेड। और एक था, ये तो हो गया पॉड शेप, स्टेम हाइट। फिर 4th क्रोमोसोम पे ही था पोजीशन ऑफ फ्लावर, जो ऑक्सिलरी और टर्मिनल होता है, एक था। तो आपका देखा जाए तो 2 क्रोमोसोम हुए अभी। और फिर क्रोमोसोम 5 पे आपका था कि पॉड, अभी तो पॉड का आपका पोजीशन देखे थे, पॉड कलर और क्रोमोसोम 7 पे था शेप ऑफ सीड का शेप। इस तरह से देखा जाए तो आपका एक 4 हो गया, एक क्रोमोसोम इस पे पास, इस क्रोमोसोम पे 3 लक्षण को कंट्रोल करने वाले जीन पाए जा रहे हैं, 1 पे 2 सीड कलर, फ्लावर कलर, और अकेले। तो लिंकेज कहेंगे सर, इसमें तो लिंकेज हो सकता था इन दोनों में और इसमें, लेकिन हुआ क्या, जैसे मैं बताऊंगा अभी, इसके तो अलग अलग ही जीन पाए जा रहे थे, जैसे पॉड शेप है तो एक थे, अलग अलग थे, फिर शेप के भी अलग अलग थे, लेकिन क्रोमोसोम 4 पे जो 4 था उस पे जैसे स्टेम हाइट टाल, जैसे स्मॉल, और पोजीशन ऑफ पॉड से पी स्मॉल पी, मतलब उसका शेप है फूल और कॉन्स्ट्रिक्टेड। ये बहुत पास थे, इनमें लिंकेज पाया जा रहा था, लेकिन मेंडल उसको इग्नोर कर दी। कहते नहीं है कि जैसे कई हर चीज़ सही आ रहा हो तो कुछ गलतियां भी हो रहा, नहीं आ रहा हो रिजल्ट, तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा प्रिंसिपल दे दिया। और उससे एक आपका क्या था, स्टेम हाइट पॉड से फ्लावर का पोजीशन बहुत दूर था, एक ज्वेलरी था। इसको जैसे यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर हो जाने के कारण रिकॉम्बिनेंट बन जाते हैं, जबकि इसमें नहीं हो पा रहा था, लिंकेज पाया जा रहा था यहाँ पे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया। हमेशा जैसे टाल के साथ जैसे उसका फूल पॉट से पा रहा था, लेकिन ये सब तो अलग ही थे। और ये सीड कलर और फ्लावर कलर, इसके जीन जो थे दूर थे, जैसे सीड कलर येलो था, स्मॉल वाइट, फ्लावर कलर जैसे वायलेट, ये सब दूर थे, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होती थी, जिससे इसमें रिकॉम्बिनेंट 50% मिल जाते थे और पेरेंटल भी 50% मिल रहा था। इसमें भी जैसे इसमें दोनों में रिकॉम्बिनेंट 50, पेरेंटल 50 मिल रहे थे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जैसा टेस्ट क्लास में आ रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं आ रहा था, इसमें ज़्यादा लिंकेज होने के कारण इसमें जैसे 50% रिकॉम्बिनेंट नहीं आ रहा था, ठीक, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया। उसको हम समझने की कोशिश करते हैं चार्ट से कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लिंकेज, ये सब क्या है। देखिए जैसे इसमें दिया है, जैसे क्रॉस है, ये डबल ए बी, 2 जीन है, ए और बी, होमोजाइगस कंडीशन में है, फीमेल है मेल है, क्रॉस का है, गैमेट बना ए बी और ए स्मॉल बी, या फोन ए बी बी बना हेट्रोजाइगस, जैसे यहाँ पे था आपका सेम, हम दूसरा लिए हैं, यहाँ था ना RR वाई। अब ये सपोज करिए, अगर ये हो सकता है कि ये जो जीन है एक ही क्रोमोसोम पे हो सकते हैं, या तो अलग अलग क्रोमोसोम पे हो सकते हैं।
जैसे देखिए इंडिपेंडेंट असार्टमेंट बताए थे ना कि अलग अलग क्रोमोसोम पे पाए थे। इंडिपेंडेंट असार्टमेंट जो यहाँ आपको हम देख रहे थे, इससे मान लीजिए यह एक क्रोमोसोम है, यह क्या है क्रोमोसोम, इसमें ए अलग ये अलग ए जीन जो है अलग क्रोमोसोम पे, बी अलग है, इसका ये अब क्या कहता है स्मॉल ए स्मॉल बी, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन जिसको दिखा रहे हैं। इसमें डुप्लीकेशन होता है जाइगोटीन में, मियोसिस में आप लोग पढ़े हैं 11th में, इसका डबल हो जाएगा ए बी बी और स्मॉल ए स्मॉल। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखिए क्या है 4 टाइप के गैमेट बनेंगे, जैसे ए बी बी, इसमें 4 टाइप के गैमेट बनेंगे, जैसे ए बी, ए स्मॉल बी, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। वो कैसे कई तरह से बन सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर से भी बन सकते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से भी बन सकते हैं। अगर मान लीजिए एनाफेज के समय, अगर मान लीजिए क्या है ए आपका ए और बी एक पोल पे हैं, ए और बी, और स्मॉल बी दूसरे पोल पे हैं, इस समय जो ये इधर दोनों चले जाएंगे क्रोमोसोम और ये दोनों क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे, इस तरह से जो एक गैमेट क्या बनेगा ए बी स्मॉल ए बी, माने 2 बने गैमेट्स ए बी स्मॉल ए, ये पेरेंटल, ये भी क्या है पेरेंटल है 2। लेकिन सपोज करिए अगर मान लीजिए क्या है ए हो, यहाँ दूसरा कंडीशन ऐसा भी अरेंज हो सकते हैं क्रोमोसोम ए और ए बी इधर अरेंज हो एक पोल पे, दूसरी तरफ स्मॉल ए कैपिटल बी हो, इस तरह से ये जब एक पोल पे जाएगा आपका मियोसिस के समय, ए एक क्या हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी, इसके साथ ये चला जाएगा, और स्मॉल ए कैपिटल बी एक इधर चला जाएगा। इस तरह से ये 2 रिकॉम्बिनेंट बनेंगे गैमेट्स, फिर बाद में उसी तरह से इंडिविजुअल बनेंगे। तो 50% क्या बना रिकॉम्बिनेंट, अब 50% पेरेंटल, ये भी पेरेंटल है, भी पूरा मिला के 50%, ठीक है। तो इस तरह से आपका इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में क्रोमोसोम एनसीईआरटी में बहुत आपका डिटेल में दिया हुआ है, इसको आप जब समझे रहेंगे तो आगे पर क्रोमोसोम का मेटाफेज कहता है फर्स्ट, या तो फिर एनाफेज फर्स्ट में वो पोल पे कैसे ओरिएंटेड है, दोनों डोमिनेंट वाले क्रोमोसोम, डोमिनेंट जीन वाले क्रोमोसोम एक ही पोल की तरफ हैं, रिसेसिव वाले एक पोल की एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, इस उसके ओरिएंटेशन के आधार पर 50% रिकॉम्बिनेंट 50% आपका पेरेंटल बनता है। दूसरा कंडीशन क्या हो, अगर सपोज करिए ये जो दोनों जीन है ये अलग अलग क्रोमोसोम पे ना होकर के एक ही क्रोमोसोम पे, कहाँ है एक ही क्रोमोसोम पे हो, तब क्या होगा, मान लीजिए अगर ये एक ही क्रोमोसोम पे हैं, अगर इनको 50% रिकॉम्बिनेंट 50% पेरेंटल बनाना है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होना चाहिए और ये जीन बहुत दूर होना चाहिए, ठीक। तो अगर मान लीजिए डुप्लीकेट हो गया ये भी, इस तरह से 2 क्रोमोसोम, इनमें गैमेट बनते हो, इसमें क्या हो गया है, इसमें क्रॉसिंग ओवर हुई, क्रॉसिंग ओवर होने का ए बी, एक ए बी है, ये तो बन जाएगा, या तो यहाँ दिखा रहा है ए बी एक बना, दूसरा एक इधर से इसका टूट के इधर से आ जाएगा ए बी, ये ए बी बना, ठीक। और फिर ये है इसका टूट के इधर जाएगा क्रॉसिंग ओवर के समय, ए बी आपका हो गया ए बी, ये दो क्या है रिकॉम्बिनेंट है, ये क्या है पेरेंटल है जनक जैसा, फिर एक ए बी, एक ये पेरेंटल। तो इसमें भी 50% रिकॉम्बिनेंट 50% पेरेंटल आता है। तो जो मेंडल बताने रहे थे आप 2 जैसे आपका क्या है कलर के, अगर 2 एलिस मेंडल ने जो सेलेक्ट किया आपका कैरेक्टर्स, अगर एक ही क्रोमोसोम पे 2, जैसे आपका क्या था कलर जो था आपका सीड का और फ्लावर का कलर वायलेट, अगर एक ही पे था तब भी उनको 50% रिजल्ट कैसे प्राप्त हुआ रिकॉम्बिनेंट का, तो उनमें क्रॉसिंग ओवर के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनके जीन बहुत दूर थे। लेकिन अगर सपोज करिए अब हम लिंकेज किस कंडीशन में होता है, अगर मान लीजिए दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे हैं लेकिन बहुत पास है, जब पास होंगे मान लीजिए डुप्लीकेट कर गया, डुप्लीकेट पर इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, क्या नहीं होगी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, तो 100% क्या बनेंगे पेरेंटल के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, ये पूरा जैसे ए बी
ए बी स्मॉल ए बी 100% पेरेंटल बनेगा। हमेशा अपने माता पिता ही जैसा हो तो कंप्लीट लिंकेज हो, क्योंकि लेकिन नेचर में ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए क्या है, इनमें कुछ गैमेट बनते हुए कुछ में मियोसिस हो जाए, थोड़ा दूरी हो उनके बीच में, ठीक है, जैसे ये है, इसमें मियोसिस हो गया और ए बी, ए कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, उसमें रिकॉम्बिनेंट 10% आया है, पेरेंटल 90%, एक 45 एक 45। तो इस तरह से अगर हम देखें तो रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे कितना है 93, रिकॉम्बिनेंट है 90%, पेरेंटल है, सॉरी पेरेंटल 90%, रिकॉम्बिनेंट 10% है। तो रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी 50 से कम हो रही है तो वहाँ पे लिंकेज हम कहते हैं, अगर रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी 50% से कम हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा, लिंकेज होगा, संलग्नता पाई जाती है। तो और वहाँ पेरेंटल की कम्बिनेशन ज़्यादा होने लगते हैं, क्योंकि जब दो जीन एक साथ एक पीढ़ी में साथ साथ हैं तो अगली पीढ़ी में भी साथ साथ ही रहना चाहते हैं। तो इससे यही मालूम हुआ कि मेंडल बहुत लकी थे, उन्होंने जो कैरेक्टर चूज किया वो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे या एक ही क्रोमोसोम पे थे तो बहुत दूर दूर थे, जिससे उसमें क्रॉसिंग ओवर हो गई, इससे 50% रिकॉम्बिनेंट 50% पेरेंटल मिले थे। और दो केसेज में, एक केसेज में पाया भी गया उसके स्टेम हाइट पॉड के शेप में, लेकिन उसको उन्होंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो ये सब अब हैं आज का जो टॉपिक्स था यहीं पे समाप्त होता है। इसको आपको नोट्स भेज देंगे, आप लोग लिख भी लीजिएगा। ओके।